Good morning everyone. Today we will discuss about the cell chapter. Here the discoveries of the cell. First discovery was given by Robert Hooke. He discovered the dead cell present in cork material. Cork इन्होंने जो मटेरियल इस्तेमाल किया था that was cork और उसने डिस्कवरी की थी सेल की in his self designed microscope. He coined the term cell to that substance from एक पर्टिकुलर वर्ड से सेल टर्म लिया गया था एंड दैट वर्ड इज़ सेल्यूले. ठीक है. दूसरी जो डिस्कवरी है लीवेनहॉक ने की थी. इन्होंने बनाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया था पहला लिविंग सेल एंड दैट लिविंग सेल वाज अ स्पर्म सेल एंड देन अ बैक्टीरिया वाज ऑब्जर्व्ड अंडर हिज माउथ. तीसरी जो डिस्कवरी है दैट इज़ ऑफ पुरकिंजे. जितना भी टोटल लिक्विड कंटेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसके लिए टर्म दिया था इन्होंने प्रोटोप्लाज्म. आगे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, सेल को एक पर्टिकुलर डाई से कलर कर दिया था जिससे जो सेंट्रल लोकलाइज जो सब्सटेंस है न्यूक्लियस सर इसने सबसे ज़्यादा स्टेन ऑब्टेन किया था, स्टेन को एब्जॉर्ब कर लिया था. दैट्स वाई ही कंसिडर्ड डार्क स्टेन बॉडी एज न्यूक्लियस. ठीक है, डार्क स्टेन बॉडी कहते हैं न्यूक्लियस को. अगली जो डिस्कवरी है सेल थ्योरी. ये सेल थ्योरी जो है ये दी थी स्क्लीडन और श्वान ने दी थी जब इन्होंने ये बताया था कि सेल जो है ये है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है. इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेटर दिस थ्योरी वॉज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वर्चो जिन्होंने बताया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब जब भी आपसे सेल थ्योरी की स्टेटमेंट देने को कहा जाए आपसे क्वेश्चंस में इसे केवल स्टेट सेल थ्योरी तो आपको ये दो स्टेटमेंट्स लिखनी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल है जो होता है और एक ही ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जब तक कि क्वेश्चन में आपसे साइंटिस्ट का नेम नहीं पूछा यू विल नॉट मेंशन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ठीक है. लास्ट डिस्कवरी आपको पढ़नी है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको डिस्कवर किया था नॉलन रस्का ने. इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो सेल का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसे आप ऑब्जर्व कर सकती हैं और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम. अगर उनकी बॉडी में केवल एक ही सेल है तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स हैं तो उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हुई. अब यूनिसेलुलर में जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं इट इज़ अचीव्ड बाय सिंगल सेल इसलिए इनका लाइफ स्पैन होता है छोटा. बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हियर इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स एंड मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास होता है डिवीजन ऑफ लेबर. ये अपने काम को बांट सकते हैं जिससे इनका जो लाइफ स्पैन हो जाता है लॉन्गर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. अब यही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनके पास क्या है डिवीजन ऑफ लेबर की एबिलिटी है. सेकेंडली द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. अब किसी के पास न्यूक्लियस है या नहीं उसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं इनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में. इनके डिफरेंसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्रोकैरियोटिक स्मॉल साइज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक लार्ज साइज़ के. प्रोकैरियोट्स के पास एक अनडिफाइंड रीजन होता है साइटोप्लाज्म में जहाँ उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड कहते हैं उसे. लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. इनके पास यूकैरियोट्स के पास. प्रोकैरियोट्स में आता है सिंपल बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स में आते हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल और ह्यूमन्स भी. ठीक है. इसके बाद जो आपको पढ़ना है यहाँ मैंने लिख रखे हैं मेन प्रॉपर्टीज़ इन सभी ऑर्गेनिजम्स की जो इनमें प्रेजेंट होती है. जैसे यूकैरियोट्स में होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर और प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड. नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सेल के स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं. एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक आता है साइटोप्लाज्म और एक आता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो कंट्रोल सेंटर है सेल का.
अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जो सेल मेम्ब्रेन है ये सराउंड करता है प्लाज्मा को, साइटोप्लाज्म को, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसलिए क्योंकि सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री ये फॉर्म कर रहा है। और प्लाज्मा लेमा, लेमा का मतलब होता है कवरिंग और प्लाज्मा मीन्स साइटोप्लाज्म। जो कवरिंग जो प्लाज्मा को सराउंड करे इट इज़ नोन एज प्लाज्मा लेमा। अब जो सेल मेम्ब्रेन है अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है। इसका मेन पर्पस क्या है, ये एक्ट करती है एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन होती है, जो सभी सॉल्वेंट, इट अलाउज सभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को तो आने देती है, अलाउज ऑल सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूल्स बट सेलेक्ट द टाइप ऑफ सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट अंदर जाएगा कौन सा नहीं जाएगा ये उसको सेलेक्ट करती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन की कुछ और क्वालिटीज़ भी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, अब इसके अक्रॉस कोई भी सब्सटेंस को जाना है तो ये दो फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू सब्सटेंसेस इसके अक्रॉस मूव कर सकते हैं। जो फिजिकल प्रोसेसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो है एक ऑस्मोसिस और एक डिफ्यूजन। ठीक है, अगर गैसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाना है तो वो जाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, और किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल को मूव करना है तो वो जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, आपने यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ी थी। अब ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या है इसका इम्पॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है, अब ये जो होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स के कारण काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है हेल्प करती है अमीबा को ताकि वो अपना फूड एनगल्फ कर सके थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और उसे फूड अपना हेल्प एनगल्फ करने में हेल्प कौन करते हैं, दे आर हेल्प बाई द फॉस्फेट्स प्रेजेंट इन अमीबा। उसके पास कुछ फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसलिए आपसे कोई पूछे कि हाउ टू अमीबा ऑब्टेन फूड, अमीबा कैसे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, दैट्स वाई अमीबा एनगल्फ फूड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट। और जो फेनोमेना यूज़ करते हैं दैट इज़ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये था अबाउट सेल मेम्ब्रेन। इसमें आपने एक और चीज़ें पढ़ी थी कि हम किसी लिविंग सेल को अगर हम रख दें किसी भी सोल्यूशन में, टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस हमने पढ़े थे। टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस में क्या क्या पढ़ा था, सोल्यूशन के नाम पढ़े थे। एक तो हाइपोटोनिक, एक पढ़ा था हाइपरटोनिक और एक पढ़ा था आइसोटोनिक। ये जितने भी नाम हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के कंपैरिजन में लेस सॉल्यूट हो और हाई वाटर हो। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम अपने सेल को रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर की मूवमेंट को लेके ये रखा गया है। तो यहाँ पे हमने अपना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फिर प्लेस अवर सेल, व्हाट विल हैपन, सेल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। द सेल विल गेन वाटर, एब्जॉर्ब करेगा अंदर के थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस, जिसके कारण जो है सेल फूल जाएगा। हाइपरटोनिक में क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू सेल, इट हैज़ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड लेस वाटर एज कंपेयर टू आवर सेल। तो यहाँ क्या होगा, सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होगा मतलब अपना जितना भी वाटर है वो बाहर रिमूव हो जाएगा थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। आइसोटोनिक मतलब सेम अमाउंट होता है सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का, इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, नो चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इसके बाद एक और टाइप की जो मेम्ब्रेन होती है जो ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है दैट इज़ सेल वॉल। आपको सेल वॉल के बारे में क्या पढ़ना है,
ये आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग होती है अराउंड, रिजिड कवरिंग है किसकी किस में प्रेजेंट मिलेगी आपको, एक तो प्लांट सेल में और एक फंगस में, ठीक है। प्लांट सेल में इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज and in case of fungus it is made up of, in fungus it is made up of chitin, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल है इसके क्या फंक्शन है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करती है सेल को, हार्डनेस, और ये काफ़ी रिजिड है तो इट विल हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है ये परफॉर्म करती है, ये प्रोवाइड करती है टेंसाइल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। इसीलिए जब भी कभी हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में किसी भी प्लांट सेल को रखेंगे तो वो बर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर यहाँ एक और टर्म हमने पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज़ प्लाज्मोलाइसिस। नाम से ही समझिए, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ब्रेकडाउन ऑफ साइटोप्लाज्म कब होगा, whenever the shrinkage of protoplast occurs, किस में होता है shrinkage, in hypertonic solution, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होता है। कैसे होता है, एक्सोस्मोसिस होती है, ठीक है। Whenever any cell undergoes shrinkage of protoplast in hypertonic solution due to exosmosis, this phenomena is known as plasmolysis, ठीक है। तो any cell which undergoes the shrinkage of protoplast, and what is protoplast? Protoplast is a living cell with only cell membrane, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, कोई भी लिविंग सेल जिसके पास केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ये हो गया कवर आपका। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स।